आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है स्टूडेंट, वो है रेन फेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जो कि 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और इसके अंतर्गत जो मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका नमी की कमी वाली स्थितियों में फसल अपनाने की प्रक्रिया, मैकेनिज्म ऑफ क्रॉप एडॉप्टेशन अंडर द मॉइस्चर डिफिशिएंट कंडीशन। तो नमी की कमी वाली स्थितियों में मोस्टली रेन फेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में कैसे हम सक्सेसफुली रूप से क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, ये टेक्निक्स के हम आपको इसमें बताएंगे। ठीक है, तो जो रेन फेड एरियाज हैं हमारे इंडिया में और जो ड्राई लैंड एरियाज हैं, वहाँ पर सबसे जो बड़ी समस्या है वो है नमी की कमी। ठीक है, वहाँ की खेती में सबसे बड़ी समस्या है जल की। ठीक है, जल की उपलब्धता सबसे बड़ी समस्या है। तो जल को हम किस प्रकार से जो है वो हार्वेस्टिंग करके, ठीक है, वर्षा जल का संचयन करके और वहाँ पर किस प्रकार की फसलों को उगाया जाए जिससे किसानों को आर्थिक लाभ जो है वो मिल सके। ठीक है, पूरी तरह से तो फसलें वहाँ पर नहीं हो सकती हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टेक्निक्स हैं जिनको किसान अपना करके वहाँ पर फसलों का उत्पादन एक जो है औसत दर तक जो है वो कर सकता है। ठीक है, जहाँ तो इस प्रकार से जो है वो कुछ महत्वपूर्ण जो है वो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं जिनको अपना करके फार्मर जो है वो क्रॉप को अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है। ठीक है, पानी को उपलब्ध करा करके फसलों को उगा सकता है और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। तो ये जानते हैं कौन कौन सी जो है वो प्रक्रियाएं हैं जिसके अंतर्गत जो है वो उसे फार्मर अपना सकता है। तो कृषि जो है वो मुख्य रूप से क्या है, जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो हमें पता है कि जल की उपलब्धता पर ही कृषि निर्भर करती है। पौधों को वृद्धि एवं विकास के लिए पौधों में जो तमाम प्रकार की शारीरिक क्रियाएं होती हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो जल की उपलब्धता में ही संपन्न होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो पानी बहुत ही आवश्यक है फसल के लिए। बिना पानी यानी पानी की कमी के कारण फसलों की जो है वो वृद्धि विकास एवं उत्पादन नहीं हो सकता है। तो इसलिए जल मुख्य रूप जो है वो आवश्यकता है पानी के लिए। लेकिन वर्षा की अनियमितता, कम वर्षा, सूखा, भूजल स्तर में कमी, सिंचाई की सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के कारण अनेक क्षेत्रों में मतलब कि नमी की कमी हो जाती है। परिस्थितियों में किसान के लिए सामान्य फसलों की खेती करना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो वर्षा, सूखा, भूजल स्तर में कमी, तो ये बहुत सारी कंडीशन होती हैं मोस्टली रेन फेड और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एरिया में ये सारी समस्याएं आती हैं। तो इसके कारण से किसानों को मतलब किसान जो है वो नियमित फसल नहीं ले पाता है, जिससे कि उसे उत्पादन कम प्राप्त होता है। ठीक है, और उसे आर्थिक रूप से मतलब कि उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। तो इस कंडीशन में किस प्रकार से फार्मर जो है वो कुछ टर्म एंड कंडीशन, कुछ प्रक्रियाएं हैं जिसको अपना करके वो फसल के उत्पादन को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो बात करें नमी की कमी वाली परिस्थितियों में फसल अपनाने की प्रक्रिया से आशय ऐसी फसलों या कृषि पद्धतियों का चयन और प्रयोग करना है जो कम पानी में भी संतोषजनक वृद्धि उत्पादन दे सके। इसका उद्देश्य उपलब्ध नमी का अधिकतम उपयोग करना, फसल को सूखे के प्रभाव से बचाना, किसान की आय को स्थिर बनाए रखना। ठीक है, और इसके उपयुक्त फसल की किस्म का चयन, बुआई का सही समय, मृदा की नमी संरक्षण, उचित सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, आधुनिक कृषि तकनीक का प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, तो बात करें कि नमी की कम वाली जहाँ पर नमी की कमी वाली जो परिस्थितियां हैं, मोस्टली रेन फेड और ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एरिया है, वहाँ पर जो है वो फसलों को उगाना किस प्रकार से आवश्यक है, मतलब कि वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ होती हैं फार्मर के सामने। ठीक है, तो उन चुनौतियों से किसान कैसे निपट सकता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण टेक्निक्स हैं जिसको अपना करके किसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल को वहाँ पर उपयोग कर सकता है। ठीक है, मतलब कि एक पूरी तरह से नहीं तो एक संतोषजनक स्थिति में फसल से उत्पादन जो है वो ले सकता है। तो कौन सी हैं, जैसे कि जो भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो भी नमी है उसको एक अच्छी तरह से उपलब्ध कराया जाए, मतलब कि
जो नमी की उपलब्धता है, जो जल की उपलब्धता है, उसका सही सदुपयोग किया जाए। ठीक है। एवं फसल को सूखे से प्रभाव से बचाना, किसानों की आय को स्थिर रखना। ठीक है। इसके लिए उपयुक्त फसल की किस्म क्या करना चाहिए, उपयुक्त फसल की किस्म का चयन करना चाहिए जो कि उपयुक्त हो उसके अकॉर्डिंग। तो जो कम समय में कम पानी चाहने वाली किस्में हैं उनको ज़्यादा विकसित किया जाए और रेन फेड एरियाज में, ड्राई लैंड एरियाज में उसी को अपनाया जाए। ठीक है। तो कम पानी चाहने वाली, कम समय में तैयार होने वाली जो है प्रजातियों को जो है वहाँ पर बोना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा मृदा में नमी संरक्षण की बात करें तो मिट्टी के अंदर जो वर्षा का पानी है, वर्षा जल है, उसको संरक्षित करके रखना चाहिए। ठीक है। तो उसको कई सारी संरक्षित करने की टेक्निक्स हैं, जैसे कि हम मल्चिंग का एग्जाम्पल दें। ठीक है। मल्चिंग वगैरह करके जो नमी है खेत में उसको बनाए रखना चाहिए कि जो है बार बार फसलों को मुख्य रूप से जो हमारा उद्देश्य है कि एक फसल के रूट जोन को जो है नमी के मिलती रहे। तो मल्चिंग टेक्निक्स को अपना करके, चाहे वो फसलों के अवशेष की मल्चिंग हो या फिर पॉलीथीन सीट की मल्चिंग हो, उसको अपना करके जो है वो हमें फसल को उगाना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से नमी का संरक्षण करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मृदा में उचित सिंचाई, ठीक है, एवं खरपतवार तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना चाहिए। ठीक है। जो सिंचाई जल है उसको सही समय पर देना चाहिए, जैसे कि जो क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज होती है, CRI अवस्था बोलते हैं, क्रांतिक अवस्था जिसको कहते हैं। तो क्रांतिक अवस्था में ही जल को जो है वो उसमें नमी की कमी नहीं होने देना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो नमी की उपलब्धता जो है वो मोस्ट आवश्यक जो अवस्था है, मोस्ट जो है CRI स्टेज है, उस कंडीशन में जल की कमी खेत में नहीं होने देना चाहिए। ठीक है। और जो तमाम प्रकार के खरपतवार वगैरह हैं, मोस्टली जो खरपतवार हैं वो फसल से क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। किसके लिए, नमी के लिए, स्थान के लिए, प्रकाश के लिए, पोषक तत्वों के लिए। तो हमेशा खरपतवारों को निकाल देना चाहिए, खेत से बिल्कुल हटा देना चाहिए, तो जिससे हमारी जो नमी है वो फसलों को मिलती रहे। ठीक है। आधुनिक कृषि, तमाम कई सारी आधुनिक कृषि तकनीकें हैं, जैसे कि हम बात करें मल्चिंग की, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक हो। ठीक है। इसके अलावा जो है वो ड्रिप इरिगेशन की बात करें। ठीक है। जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है उसको अपना करके जो है, या फिर हम फोलियर इरिगेशन को, ठीक है, तो फोलियर इरिगेशन को अपना करके, जिसको हम जो है फव्वारा सिंचाई कहते हैं, उसको अपना करके जो है वो अपनी फसल को नमी उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण टेक्निक्स हैं जिनको अपना करके ड्राई लैंड एरियाज में हम फसलों को उगा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि नमी की कमी वाली स्थिति में पहचान, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। तो वहाँ के जो नमी की कमी वाले क्षेत्र हैं वहाँ की सही पहचान करना। ठीक है। तो फसल अपनाने की प्रक्रिया का पहला चरण है खेत में उपलब्ध नमी की स्थिति का आकलन करना। किसानों को वर्षा की मात्रा, वर्षा के वितरण, मिट्टी के प्रकार, खेत की जलधारण क्षमता तथा सिंचाई के उपलब्ध स्रोतों का अध्ययन करना चाहिए। यदि क्षेत्र में वर्षा कम होती है, वर्षा लंबे अंतराल पर होती है, तो ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जिनकी जल आवश्यकता कम हो। ठीक है। तो नमी की कमी वाली स्थिति वाले जहाँ पर जो है नमी कम रहती है, ठीक है, वर्षा होती है या मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होती है, तो उस स्थान का जो है वो पहचान करनी चाहिए और वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग यानी कम पानी चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो सही जो है वो वहाँ के जल धारण क्षमता क्या है, वहाँ की मिट्टी का प्रकार क्या है, ठीक है, वहाँ के कम वर्षा वाले क्षेत्र क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें सही रूप से पहचान लेना चाहिए, इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है। रेतीली मिट्टी में पानी जल्दी नीचे चला जाता है, जबकि चिकनी और दोमट मिट्टी में जल धारण क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो बात करें कि जो हमारी जो है रेतीली मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, जल्दी से पानी जो है वो नमी उसकी इवेपोरेट हो जाती है। इसके अलावा जो हमारी चिकनी मिट्टी है, ठीक है, क्ले और लोम सॉइल है,
चिकनी और दोमट मृदा है उसकी जल धारण क्षमता जो है वो अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मिट्टी तो अधिक होती है और इसकी फसल चुनाव केवल वर्षा के आधार पर नहीं बल्कि मिट्टी की विशेषताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमारे जो है बलुई मिट्टी है, ठीक है, रेतीली मिट्टी है, उसको जो है आइडेंटिफाई करना चाहिए। इसके अलावा जो लूम और क्ले सॉइल है उसकी सही पहचान करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिंचाई को क्षेत्र को डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सही स्थिति का आकलन कर सकते हैं। इसके अलावा कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों का चयन, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप रिक्वायरमेंट लेस वाटर। दूसरा स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, ड्राई लैंड और रेनफेड एग्रीकल्चर एरियाज में कृषि करने के लिए, ठीक है, कि कम पानी आवश्यकता वाली ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए, फसलों की ऐसी वेराइटीज का चयन करना चाहिए जो कम पानी में, ठीक है, कम पानी में जो है वो तैयार हो जाती हैं, कम पानी चाहने में भी, कम पानी की उपस्थिति में भी अच्छा उत्पादन देती हैं। ठीक है, तो नमी की कमी वाली परिस्थितियों में ऐसी फसलों को प्राथमिकता दी जाती है जो कम जल अपनानी जल चक्र पूरा कर सके। सामान्य मतलब तौर पर से बाजरा हो गया, ज्वार हो गया। ठीक है, कौन कौन सी फसलों का चयन करना चाहिए, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, चना, अरहर, मूंग, उड़द, तिल, कुछ प्रकार की सरसों जैसे फसलें कम नमी वाले क्षेत्रों में उपयोगी होती हैं। ठीक है, तो कम नमी वाली क्षेत्रों में मोस्टली जो मिलेट्स हैं उसका चयन करना चाहिए जो कि कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देती हैं, जैसे कि बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी, चना, अरहर, मूंग, उड़द, तिल, ये सारी जो फसलें हैं वो कम पानी में भी अच्छा उत्पादन देती हैं। ठीक है, और जो है इसका बाजार मूल्य भी अच्छा है, तो किसानों को उत्पादन और आर्थिक दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से ये लाभकारी होती हैं। मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार अपेक्षाकृत कम पानी में उपलब्धता देने की क्षमता रखते हैं। दलहनी फसलों में भी जैसे शुष्क अर्ध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अतिरिक्त तिल जैसी तिलहनी फसलें भी सीमित नमी परिस्थितियों में अपनाई जा सकती हैं। तो इस प्रकार से जो है वो बात कर गए मिलेट्स की, तो ज्वार, बाजरा, ठीक है, फिंगर मिलेट्स और जो है सावा, कोदो, ये सारी जो फसलें हैं इसका आज के आधुनिक मतलब समय में जो है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि इसका उत्पादन कम हुआ है। ठीक है, लोग अब धान गेहूं का फसल चक्र ज़्यादा अपना रहे हैं और इसका जो है इसको कम अपना रहे हैं। तो इसका जो है वो इसके जो है पोषण मूल्य के आधार पर इसे हम किस संज्ञा देते हैं, श्री अन्न की संज्ञा इसको दी गई है। और हमारी भारत सरकार जो है वो वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो है वो मनाया था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो है वो मोटे अनाज का वर्ष जो है वो 2023 में मनाया गया था। इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि मिलेट्स को ज़्यादा प्रमोट करना। ठीक है, मतलब कि मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स के पोषक तत्वों को, लाभों को बताया जाए और मिलेट्स की खेती के लिए किसानों को प्रमोट किया जाए। क्यों किया जाए, क्योंकि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, कभी की जो है बहुत ज़्यादा वर्षा होती, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, कहीं पर चूँकि कहीं अनियमित वर्षा हो रही है, समय से नहीं हो रही है। तो इस कंडीशन में जो मिलेट्स क्रॉप है वो अच्छी प्रकार से सर्वाइवल है, अच्छा उत्पादन देने वाली है। तो इसीलिए मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उगाने के लिए हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। और दूसरी बात क्या है कि इसका बाजार मूल्य भी अच्छा है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये किसानों को लाभ देने वाली फसल है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि हमारे फार्मर्स इसको उगाएं। ठीक है, तो जहाँ पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों हैं, यहाँ पर कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर हम मिलेट्स को ग्रो करके अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे तिल है, जैसे ऑयल क्रॉप में तिल की बात करें, ठीक है, तिल बहुत अच्छी फसल है। इसी प्रकार दलहनी कई सारी फसलें हैं, जैसे कि अरहर की बात करें, ठीक है, अरहर हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, उर्द, मूंग, ये सारी फसलें जो है वो आराम से हम ले सकते हैं इस एरिया में। फसल का चयन स्थानीय जलवायु, मिट्टी, वर्षा, बाजरा की मांग को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। केवल कम पानी की आवश्यकता के आधार पर फसल चुनना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो बात ये कहते हैं केवल कम पानी चाहने के आधार पर ना करें, बल्कि वहाँ का जहाँ पर हम फसल को उगा रहे हैं वहाँ का क्षेत्र कैसा है, वहाँ का बाजार कैसा है, वहाँ पर
किस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग फसल को ग्रो करें, जिससे किसान को अच्छा जो है वो बाजार मूल्य मिल सके। तो इस प्रकार से जो है वो हमें चयन करना चाहिए फसलों का। इसके बाद सूखा सहिष्णु किस्मों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटीज। ठीक है, तो फसल की सभी किस्में नमी की कमी को समान रूप से सहन नहीं करती हैं, इसलिए सूखा सहिष्णु कम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों का चयन किया जाना चाहिए। ऐसी किस्में कम पानी उपलब्ध होने पर भी अपनी वृद्धि बनाए रखती हैं और कई बार फसल के जीवन चक्र को कम समय में पूरा कर लेती हैं। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जो कि सूखा सहनशील हो। ठीक है, अगर ड्रॉट कंडीशन आ जाए, मान लीजिए वर्षा बिल्कुल ना हो, तब भी वो कुछ हद तक जो है वो अच्छा उत्पादन दे सकें। ठीक है, तो उन स्थानों पर जहां पर वर्षा कम होती है, जैसे ड्राई लैंड एरियाज है, रेनफेड एरियाज है, या वर्षा अनियमित होती है, तो ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप को उगाना चाहिए। जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप की बात करें, जैसे कि ज्वार का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, सावा, कोदो, ये सब फसलें क्या हैं कि ये ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप हैं। सूखे की कंडीशन में भी ये जो है कुछ हद तक अगर बारिश हो गई तो उसमें भी उत्पादन कुछ ना कुछ दे देती हैं। तो इस प्रकार से जो है वो इन फसलों को, ये दलहनी में बात करें तो अरहर की, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप का सिलेक्शन करना चाहिए। ठीक है, कम अवधि वाली किस्में का विशेष महत्व है उन क्षेत्रों में जहां मानसून की अवधि छोटी होती है और फसल जल्दी पक जाती है और मिट्टी में उपलब्ध सीमित नमी का उपयोग करके किसान उत्पादन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो है अगर जहां पर वर्षा बहुत कम होती है, अनियमित होती है, तो कम समय में तैयार करने वाली फसल, कम समय में उत्पादन देने वाली फसलों का सिलेक्शन करना चाहिए जो कि कम समय में तैयार हो जाएं। जैसे कि तिल हो गया, उर्द हो गया, मूंग हो गया, इसका सिलेक्शन करना चाहिए जिससे कि हम को सिंचाई की आवश्यकता कम पड़े। इसके बाद बात करें बुआई के समय का निर्धारण। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ द सोइंग टाइम। बुआई के समय का निर्धारण की बात करें तो नमी की कमी वाले क्षेत्रों में बुआई का सही समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। सामान्यतः पर्याप्त होने के बाद मिट्टी में उचित नमी उपलब्ध होने पर बुआई करना लाभदायक होता है। बहुत अधिक सूखी मिट्टी बुआई करने से बीज अंकुरण नहीं होता है। ठीक है, तो बुआई का समय का निर्धारण करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जो है बरसात नहीं हो रही है, लेट हो रही है, तो हमें बरसात के अकॉर्डिंग जो है वो सोइंग करना है, ना कि टाइम को देखते हुए। ठीक है, तो जहाँ पर वर्षा आधारित जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जब वर्षा होती है तब हमें बुआई करना चाहिए, क्योंकि अगर नमी की कमी है मिट्टी के अंदर तो फिर बीजों का अंकुरण नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है वो हमें ध्यान देना है कि जब बरसात होती है, नमी स्थिति होती है, खेत में मॉइस्चर रहती है, तभी बीजों का बुआई का जो है वो समय का सिलेक्शन करना चाहिए, उसके पहले नहीं करना चाहिए। ठीक है, और वर्षाधारित क्षेत्रों में किसान को मौसम पूर्वानुमान, स्थानीय वर्षा की स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। यदि मानसून में देरी हो तो लंबी अवधि वाली फसल को, कम अवधि वाली फसलों को अपनाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही आवश्यक है कि किसान को जो है वो मौसम पूर्वानुमान की जानकारी होना चाहिए। ठीक है, आज के आधुनिक समय में इंटरनेट का ज़माना है। ठीक है, और हमारे देखिए जो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं, अगर हमारे जो मौसम विभाग से मैसेज भी आता है कि कब बारिश हो सकती है, कब क्या होगा। ठीक है, तो मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी सही प्राप्त करके उसी के अकॉर्डिंग फसल का चयन करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए लेट हो रहा है, सोइंग का टाइम लेट हो रहा है, बरसात नहीं हो रही, तो देर से यानी कम समय में तैयार होने वाली प्रजातियों को चयन करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्रॉप को सिलेक्शन करना चाहिए जो है वर्षा के अकॉर्डिंग। ठीक है, मृदा नमी संरक्षण की बात करें, सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन की अगर बात की जाए, तो नमी कमी वाली परिस्थितियों में उपलब्ध पानी को मिट्टी में लंबे समय तक बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए क्या करना चाहिए, उचित जुताई करना चाहिए। ठीक है, मृदा को संरक्षण करने के लिए मतलब खेत में जो नमी है उसको संरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे अच्छी वर्षा हो तो फिर उसकी जुताई कर देना चाहिए, जिससे कि जो केश नलिकाएं होती हैं मिट्टी के अंदर, ठीक है, वो सारी जो है वो टूट करके नष्ट हो जाएं। समतलीकरण करना चाहिए। ठीक है, मेड़बंदी, मल्चिंग जैसी तकनीकों को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो नमी के संरक्षण के लिए खेत की बरसात के बाद जो है वो जुताई कर देना चाहिए। इसके अलावा जो है वो उसको जो है वो
खेत को समतल रखना चाहिए कि पानी जो है वो रुके, बाहर ना जाए। ठीक है, इसके अलावा मेड़बंदी करके रखना चाहिए, जैसे कि खेत का पानी खेत में रुका रहे। ठीक है, नमी का पर्कुलेशन हो जिससे कि मॉइस्चर जो है उसमें बनी रहे। ठीक है, मल्चिंग की प्रक्रिया की, जैसे कि आप देखते हैं प्लास्टिक मल्चिंग हो गया, फसलों के अवशेष की मल्चिंग, तो इसका प्रयोग खड़ी फसल में करना चाहिए जिससे कि जो खेत की नमी है वो जो है ना उड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से नमी का संरक्षण करना चाहिए। और खेत में फसल अवशेषों को मिट्टी की सतह पर रखने से क्या होता है, वाष्पीकरण कम होता है और नमी बनती है। और खेत में जैविक पदार्थों की मात्रा, ऑर्गेनिक कंपोस्ट की, फर्टिलाइजर्स की मात्रा को ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। अगर जैविक पदार्थों की मात्रा खेत में अच्छी है तो नमी जो है वो उससे संरक्षित रहती है और मृदा का तापमान भी बना रहता है, जिससे कि हमें फसलों की जो वृद्धि होती है वो अच्छी होती है और तमाम प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं मिट्टी में वो भी बने रहते हैं। ठीक है, जिससे कि फिजिकली प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी वो मेंटेन रहती है। इसके अलावा समोच्च जुताई करना चाहिए, मेड़ एवं नालियां बनाने जैसी तकनीकें वर्षा के पानी को खेत में रोकने में मदद करती हैं, इससे पानी का बहाव कम होता है। ठीक है, अगर ढाल युक्त जो है खेत है तो इसमें छोटी छोटी जो है वो जो है मेड़बंदी करना चाहिए कि पानी जो है जो तेजी से ना बह के रुक रुक के बहे, तो खेत में वो नमी का संरक्षण होता है। ठीक है, इस प्रकार से सही जुताई, मेड़बंदी आदि तकनीकों को अपना करके हम नमी का संरक्षण जो है वो कर सकते हैं और फसल को उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, सिंचाई जल का कुशल उपयोग की बात करें, इफिशियंट यूज ऑफ इरिगेशन वाटर, यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो सीमित जल का अधिकतम उपयोग करना आवश्यक है। ड्रिप, स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे कि सिंचाई की तकनीक की बात करें, जो कम पानी, ठीक है, ऐसा सिंचाई अपनाना चाहिए ऐसे क्षेत्रों में जो कि फसल जिसमें पानी की बर्बादी जो है वो कम हो, जैसे स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन आदि टेक्निक्स को अपनाना चाहिए। ठीक है, पानी की बचत करने में सहायक हो सकती है। ड्रिप सिंचाई में पानी सीधे पौधे के जड़ क्षेत्र, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन में कहा जाता है पौधों के जड़ क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है, जिससे अनावश्यक जल की हानि होती है। ठीक है, जहां पूर्ण सिंचाई संभव नहीं है वहां जीवन रक्षक सिंचाई महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, जब पानी कमी हो तो जहां पर मतलब पूरी तरह से सिंचित ना कर पाए तो जो जीवन रक्षक सिंचाइयां हैं जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज में दी जाती हैं उन सिंचाइयों करना आवश्यक है। जैसे गेहूं में CRI अवस्था होती है, ठीक है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज होती है। ठीक है, उस अवस्था में जल की कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है वो फ्लावरिंग स्टेज है, फ्लावरिंग स्टेज है, पॉट फिलिंग स्टेज है, मिल्किंग स्टेज है। ये सारी जो है जो अवस्थाएं होती हैं वो फसलों में सिंचाई के लिए बहुत ही क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, तो उस कंडीशन में जल की कमी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा तो तमाम प्रकार के जैसे फूल फल दाना भरने की अवस्था उपलब्ध पानी की उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो सिंचाई जल का सदुपयोग करके हम रेनफेड और ड्राई लैंड एरियाज में फसल को ग्रो कर सकते हैं। फसल वृद्धिकरण और मिश्रित खेती, ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड मिक्स फार्मिंग, तो नमी की कमी वाले क्षेत्रों में केवल एक फसल निर्भर रहना जोखिमपूर्ण हो सकता है, इसलिए फसल वृद्धिकरण, ठीक है, मतलब कि फसल का डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, फसल का वृद्धिकरण, डाइवर्सिफिकेशन तथा मिश्रित खेती को अपनाना उपयोगी है। उदाहरण के लिए अनाज के साथ दलहन तिलहन की फसल उगाने से किसान को विभिन्न फसलों को लाभ प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में जो ड्राई लैंड रेनफेड एरियाज हैं वहाँ पर मिक्स फार्मिंग काफ़ी बेनिफिशियल होता है, यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, फसलों का वृद्धिकरण, मिक्स्ड खेती, मिश्रित खेती, ठीक है, मतलब बात करें मिक्स्ड फार्मिंग या मिश्रित खेती, ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम को अपना करके किसान ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाभ ले सकता है। ठीक है, मिश्रित खेती यदि फसल प्रतिकूल नमी की स्थिति के कारण प्रभावित होती है, दूसरी फसल को आय प्राप्त हो सकती है, इससे सूखे के कारण होने वाली आर्थिक जोखिम को कम किया जा सकता है। अगर किसान मिक्स्ड फार्मिंग टेक्निक्स को अपनाता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि खेती के साथ साथ जो है वो पशुपालन करता है, तो मान लीजिए खेती का जो व्यवसाय है वो
पानी वर्षा समय से नहीं हुई या कम वर्षा हुई तो फसल जो है अगर खराब हो जाती है तो उसे पशुपालन से उससे आय मिल सकती है। तो इसलिए जो है वो मतलब कि मिक्स्ड फार्मिंग को अपनाने से जो है उसको जो नुकसान है उसकी भरपाई जो है वो आसानी से की जा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए खेती के साथ साथ पशुपालन में बकरी पालन हो गया, भेड़ पालन हो गया, ठीक है, और जो है डेयरी व्यवसाय हो गया, फिशरीज हो गया, ये सारी जो है वो ड्राई लैंड क्षेत्र में वो कर सकता है। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो खरपतवार फसल के साथ मिट्टी, नमी, पोषक तत्व, प्रकाश के लिए क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। नमी को जो है वो वाली स्थिति में प्रदान, तो खरपतवारों को हमेशा निकालते रहना चाहिए। खरपतवार हमेशा नमी स्थान के लिए, पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो हमेशा खरपतवारों को निकाल करके रखना चाहिए कि जो आवश्यक नमी है वो हमारी नष्ट ना होने पाए। ठीक है, इसके अलावा पौधों की उचित संख्या या दूरी, प्रॉपर नंबर एंड स्पेसिंग ऑफ प्लांट, तो सीमित नमी वाले क्षेत्रों में, खेतों में पौधों की संख्या उचित निर्धारण की आवश्यकता है। ठीक है, अधिक पौधे होने पर प्रत्येक पौधे को कम पानी मिलता है और फसल सूखे पर सूखा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए स्थानीय कृषि सिफारिशों के अनुसार उचित बीज दर, पौधे की दूरी रखनी चाहिए। ठीक है, तो उचित पौध संख्या से मिट्टी की नमी, पोषक तत्व, प्रकाश बेहतर उपयोग होता है। ठीक है, तो पौधों की उचित संख्या की उचित दूरी होनी चाहिए। फसल जो रेनफेड एंड ड्राईलैंड एरियाज हैं वहाँ पर हम फसलों को जब फसलों की बुआई करते हैं तो एक निश्चित बीज मात्रा की आवश्यकता होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा बीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि पर्याप्त मात्रा में पौधे से पौधे की दूरी को रखना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, पौधों से पौधों की दूरी रखने से क्या होता है कि पौधों को पर्याप्त मात्रा में नमी प्राप्त होती है, उसका जो प्रतिस्पर्धा होता है वो हवा, नमी, प्रकाश सही से मिलता है, जिससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी क्रॉपिंग करने से, ठीक है, पौधों को नज़दीक नज़दीक बुआई करने से क्या होता है कि नमी के अंदर प्रतिस्पर्धा होती है और प्रत्येक फसल की वृद्धि अच्छी नहीं हो पाती है। तो एक मिनिमम जो है स्पेसिंग उसमें रखना चाहिए हर फसलों के लिए। जैसे ज्वार है, बाजरा है, आपका जो है तिल है, अरहर है, तो इसको निश्चित दूरी पर बुआई करना चाहिए जिससे इसे पर्याप्त मात्रा में नमी मिले और ये अच्छी वृद्धि कर सके। पोषक तत्वों का संतुलित प्रयोग, ठीक है, नमी की कमी होने पर उर्वरकों का प्रयोग भी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। पर्याप्त नमी के बिना अत्यधिक रासायनिक उर्वरक देने से पौधों को लाभ कम मिल सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि पौधों को पर्याप्त मात्रा में जो है संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों को देना चाहिए। NPK वगैरह की, जिंक वगैरह की, मतलब कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और जो बृहद पोषक तत्व हैं उनकी उचित मात्रा को देना चाहिए, क्योंकि अगर नमी की कमी है हम पोषक तत्व देते हैं तो उस कंडीशन में उसका बैड इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, नमी की कम अवस्था में पौधे मतलब कि सही रूप से जो पोषक तत्व हैं वो घुलनशील नहीं हो पाते हैं, जिससे पौधे की जड़ें उसे नहीं एब्जॉर्ब करती हैं, तो इस प्रकार से नुकसान हो जाता है किसान का। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो देना चाहिए पोषक तत्वों को, जैविक खाद वगैरह का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि कंपोस्ट हो गया। ठीक है, जैविक खाद में कंपोस्ट हो गया और वर्मी कंपोस्ट हो गया, इनका प्रयोग करना चाहिए। ये मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है, और मृदा की संरचना को भी मेंटेन करते हैं। जल संचयन तकनीकों को अपनाना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स को अपनाना चाहिए। तो वर्षा के पानी को खेत या आसपास के क्षेत्र में रोककर उसको उपयोग बाद में किया जा सकता है। ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को अपनाना चाहिए। जो वर्षा का जल है उसको तालाब के माध्यम से, छोटे जलाशय, मेड़बंदी, जल संग्रहण, ठीक है, या फिर मेड़बंदी करके, वाटर हार्वेस्टिंग करके, वाटर शेड वगैरह जो है बना करके उसमें पानी को स्टोर करना चाहिए, जिससे कि जब वर्षा नहीं होती है ऑफ सीजन में भी हम उसमें क्रॉप को ले सकें। यानी एक के अलावा दो से अधिक फसलों को इस कंडीशन में हम उगा सकते हैं। ठीक है, तो तालाब जो है, तालाब बना करके, वाटर शेड जो है एरिया बना करके, हम मेड़बंदी करके जो है वो इस प्रकार से नमी का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, मौसम आधारित कृषि प्रबंधन, वेदर बेस्ड एग्रीकल्चर मैनेजमेंट।
ठीक है। जब मौसम पूर्वानुमान कृषि के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो किसान वर्षा संभावना, तापमान आदि की जानकारी किसान को मिल जाती है। कहने का मतलब है मौसम पूर्वानुमान की जानकारी किसान को मिल जाती है, किसान सही समय पर फसल की बुआई करता है, कटाई करता है, मड़ाई करता है। तो किसानों को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, उनको मौसम पूर्वानुमान की जानकारी सही से प्राप्त कर लेना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग फसल का चयन करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग फसलों की बुआई करना चाहिए। ठीक है। कृषि तो ये मौसम पूर्वानुमान की जानी कृषि विभाग से हमें प्राप्त करना चाहिए। ठीक है। नेट के माध्यम से, रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से, ठीक, कई सारे ऐप्स हैं जिससे कि जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा कृषि वानिकी और संरक्षण, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। इसके अलावा नमी की कमी वाले क्षेत्रों में हम क्या कर सकते हैं, कृषि उपयोगी है। ठीक है। तो नमी की जहाँ पर नमी की कमी है उन क्षेत्रों में जहाँ पर हम खेती नहीं कर सकते हैं वहाँ पर हम कई प्रकार के जो एग्रो फॉरेस्ट्री प्लांट हैं, जैसे चीड़, देवदार, ठीक है, अर्जुन, साखू, ठीक, सागौन, इसके पौधे हम उगा सकते हैं। तो इससे बांस हो गया, तो ये सारे क्रॉप से भी हम इन फसलों को उगा करके, एग्रो फॉरेस्ट्री क्रॉप को उगा करके हम अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म, किसानों की आर्थिक योजना की बात की जाए तो नमी की कमी में फसल अपनाने की प्रक्रिया केवल कृषि तकनीक तक सीमित नहीं है। किसान को लागत, संभावित मूल्य, बाजार मूल्य और जोखिम का भी मूल्यांकन करना चाहिए। कम पानी में अधिक स्थिर उत्पादन देने वाली फसल आर्थिक रूप से अधिक लाभदायक हो सकती है, भले उसकी संभावित अधिक उपज कुछ भी फसल ना हो। ठीक है। तो इस प्रकार से किसानों को आर्थिक लाभ देने की योजना की बात करें तो जो सूखे क्षेत्र हैं, ठीक है, सूखे प्रौढ़ क्षेत्र हैं, ड्राई लैंड एरियाज हैं, वहाँ पर इकोनॉमिकल रूप से कौन सी फसल उगाई जाए इसका सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे कि मिलेट्स, ठीक है, जो मोटे अनाज वाली हैं फसलें, उसको उगाकर किसान आर्थिक लाभ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकता है। ठीक है। तो फसल बीमा, सरकारी सहायता, कृषि ऋण, स्थानीय कृषि विभाग की योजनाएं का लाभ लेने से सूखे वाले आर्थिक नुकसान को कम किया जा सकता है। ठीक है। आजकल देखिए कि जो है एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसको अपना कर किसान अपने आर्थिक खर्चे को कम कर सकता है या रिस्क को कम किया जा सकता है। ठीक है। तो अगर सूखे कंडीशन है तो उसे बीमा का लाभ मिल सकता है। ठीक है। कई सारी योजनाएं हैं सूखे क्षेत्रों के लिए, सरकारी सहायता है, गवर्नमेंट के प्लान की जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हम जो हमारी जो है वो नुकसान है किसान का, उसकी भरपाई जो है की जा सकती है और इस क्षेत्र के किसानों को आर्थिक लाभ भी प्रोवाइड किया जा सकता है। आई होप आप सारी टेक्निक्स को अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये तमाम प्रकार की जो टेक्निक्स मैं बताया, सूखा और जो है ड्राई लैंड एंड जो है रेनफेड एरियाज के लिए, इसको अपना कर किसान जो है वो अच्छी प्रकार से खेती कर सकता है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो कमा सकता है। तो आई होप आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।